अमावस्या की रात जब चांद अपने ही अंधेरे में डूब जाता है, समय की सांसें थम जाती है और धरती पर उतर आती है वो परछाई जिसे श्राप कहते हैं। उस रात दिल्ली भी चुप थी। मेट्रो स्टेशन पर गहरा सन्नाटा पसरा था और घनी धुंध ने पूरे शहर को अपनी आगोश में ले रखा था। आसमान में लाल चंद्र ग्रहण पूरी तरह से छा गया था, जिसकी भयावह लालिमा धुंध से होकर छन रही थी। सड़क पर सिर्फ एक ऑटो रिक्शा अपनी हेडलाइट से धुंध को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसका ड्राइवर, एक रहस्यमयी चेहरा, अपनी झुर्रियों से भरी आंखों में मानो कोई गहरा राज छिपाए हुए था। जैसे ही ऑटो रुका, पूरे इलाके की स्ट्रीट लाइट्स एक साथ झपकने लगी, मानो शहर को पता चल गया था कि कुछ आने वाला है। तभी वहां एक पुराना जर्जर मकान दिखाई देता है, जिसकी छत पर एक शव पड़ा था। शव के चारों ओर काली धुएं जैसी परछाई मंडरा रही थी, जैसे कोई भूखी शेरनी जन्मों से अपने शिकार का इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे वो परछाई एक स्त्री का रूप ले लेती है। उसके लंबे और घने काले बाल और लाल अंगारों से चमकती आंखें, उसके होठों से काली मोटी लाल टपक रही थी। आज अमावस्या है, मुझे चाहिए दो भाइयों का रक्त, दो भाइयों का रक्त। वो शव की गर्दन पकड़ती है और उसका खून पीने लगती है। उसकी आंखों में लाल चमक और तेज हो जाती है। अचानक वो आसमान की ओर देखती है और भयावह तरीके से हंसने लगती है। लेकिन ये श्राप आज का नहीं था। इसकी जड़ें गोरखपुर के एक छोटे से गांव देवीपुर से जुड़ी हुई थी, जहां हरे भरे खेतों और मंदिर की घंटियों के बीच मासूमियत पलती थी। शिवा और भोला दोनों लकड़ी की पट्टी पर बैठकर पढ़ रहे हैं। शिवा स्वभाव से गंभीर और चुपचाप है, जबकि भोला हंसमुख और शरारती है। उनके पिता, जो एक साधारण पुजारी हैं, पास बैठकर उन्हें देख रहे हैं। बेटा, ये दुनिया आसान नहीं है, लेकिन जिस घर में माँ की छाया हो, वहाँ अंधेरा नहीं टिक सकता। वो अपनी अलमारी से एक छोटा चांदी का पेंडेंट निकालते हैं। ये ताबीज नहीं है, तुम्हारी माँ की परछाई है। जब भी लगे कि दुनिया तुम्हें निगल रही है, इसे याद करना। पेंडेंट हल्की रोशनी में चमकता है। भोला ये देख मुस्कुराता है और मजाक में कहता है, और मुझे, मेरे लिए कोई सुपर पावर नहीं है क्या? तू ही शिवा की ताकत है भोला। अगर तुम दोनों साथ हो तो कोई भी श्राप तुम्हें तोड़ नहीं सकता। शिवा और भोला एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उनकी आंखों में एक दूसरे के प्रति प्यार और विश्वास उमड़ आता है। मगर तकदीर ने कुछ और ही तय कर रखा था। गांव में आज मेला लगा हुआ था और दोनों भाई खूब मस्ती मजाक कर रहे थे। तभी अचानक भोला की नजर एक बूढ़ी ओझा औरत पर पड़ती है। उसकी आंखें सफेद और खाली थी और उसके हाथ में एक रुद्राक्ष की माला थी। वो सीधे शिवा की ओर देखती है। तुम दोनों भाइयों की तकदीर अमावस्या से जुड़ी है। सावधान रहना, एक दिन चांद तुम्हें निगल जाएगा। भोला ये सुनकर डर जाता है। उसने ऐसा क्यों कहा? शिवा भोला को डरता देख उसकी पीठ थपथपाता है। अंधविश्वास है, हमारा भविष्य हमारे हाथ में है। लेकिन तकदीर कभी किसी के हाथ में नहीं होती, वो तो बस खेलती है। दोनों भाई अब बड़े हो चुके थे और अपने गांव में दोनों ने टॉप किया था और उनका सिलेक्शन IIT दिल्ली में हो गया था। और इसी खुशी में पुजारी जी ने दोनों भाइयों के लिए माँ काली की भव्य पूजा रखी थी। रात में सभी लोग पूजा के लिए एकत्रित होते हैं और जोर शोरों से देवी की आराधना करते हैं। लेकिन मंदिर में पूजा करते हुए तेज हवा से दिए बुझ गए और माँ काली की आंखें लाल चमक उठी। शिवा और भोला ये मंजर देखकर सिहर जाते हैं। ये एक संकेत था जिसे वो समझ नहीं पाए। अंधेरा उनके पीछे चल पड़ा था।
अगली सुबह शिवा और भोला अपने हाथ में सूटकेस लिए ट्रेन में चढ़ते हैं। अब देखना, दिल्ली हमें कभी हारने नहीं देगी, या फिर हम दिल्ली से हारेंगे ही नहीं। ट्रेन सीटी बजाकर रवाना होती है। शिवा और भोला प्लेटफॉर्म पर उतरते हैं। उनके हाथों में छोटे छोटे बैग थे और एक सूटकेस भी था। उनकी आंखों में सपने थे, मगर शहर की हलचल को देखकर दोनों की आंखों में एक अजीब सा डर था। भाई, यहाँ तो लोग भागते ही ट्रैफिक में फंस जाते हैं। शिवा मुस्कुराता है, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थी। वो पिछली रात का मंजर भुला नहीं पा रहा था। दोनों भाई वहां से चलते हुए एक बिल्डिंग के पास आकर रुकते हैं। भाई, हम यहाँ ठहरेंगे? अब जो है सो यही है भोला। वो दोनों एक सस्ते से पीजी में ठहरते हैं, जहां हवा में सीलन की गंध थी। शिवा अपनी किताबों में डूबा रहता, जबकि भोला खिड़की से शहर की चमकती नियॉन लाइट्स को देख रहा था। तू सोच, जब हम आईआईटी में होंगे तो यही नजारा हम किसी ऊंची बिल्डिंग से देखेंगे। हाँ, बस मेहनत करनी है और किसी पर भरोसा नहीं करना। भोला ये सब सुन चुप हो जाता है। दोनों भाई अगली सुबह एक बड़ी बिल्डिंग को निहार रहे होते हैं। चारों ओर छात्र नोटबुक्स और बैग लिए दौड़ रहे थे। शिवा और भोला इसी भीड़ में खो जाते हैं। वहां क्लासरूम की दीवारों पर मोटिवेशनल कोट्स थे, लेकिन हवा में तनाव और प्रतियोगिता की भावना थी। किसी तरह दोनों भाई लेक्चर की क्लास में पहुंचकर पीछे की एक खाली बेंच पर जाकर एक दूसरे के पीछे बैठ जाते हैं और अपनी किताब खोलकर लेक्चर सुनना शुरू कर देते हैं कि तभी दरवाजा खुलता है और एक बेहद ही खूबसूरत लड़की अंदर आती है। वो बहुत ही आकर्षक थी। पूरी क्लास उसकी ओर मुड़कर देख रही थी। उसके चलने की चाल ऐसी थी कि जिससे सबकी धड़कनें धीमी हो गई, लेकिन उसकी आंखों में एक रहस्यमयी ठंडक थी। वो जाकर भोला के पास बैठ जाती है। हाय, आई एम अक्षिका। तुम्हारा नाम? भोला। अक्षिका ये सुनकर मुस्कुराती है, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अजीब अप्राकृतिक चमक थी। वहीं दूसरी ओर शिवा अपने नोट्स में डूबा था, लेकिन अचानक उसे महसूस होता है कि कोई उसे घूर रहा है। वो मुड़ता है और देखता है कि अक्षिका की नजर उसी पर टिकी हुई है और उसकी आंखें एक पल के लिए लाल चमक उठती। शिवा चौंक जाता है, लेकिन पल भर बाद सब नॉर्मल हो जाता है। ये क्या देखा मैंने? वो कुछ देर सोचता है, पर इसे अपना वहम समझकर सब इग्नोर करके किताबों में दोबारा गुम हो जाता है। कुछ समय बाद अक्षिका और भोला घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। दोनों की मित्रता इतनी गहरी हो जाती है कि दोनों को एक दूसरे के बिना सोच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता था। एक शाम भोला और अक्षिका भीड़ भाड़ वाली सड़क पर चल रहे थे। भोला हंसता हुआ अक्षिका से एक मजाक करता है। अक्षिका भोला को ध्यान से सुनती है, लेकिन उसकी नजरें बार बार अंधेरी गलियों की ओर ठहर सी जाती हैं। तुम हमेशा ऐसे ही चुप रहती हो? भोला जी, चुप रहना भी कभी बहुत कुछ कह देता है। उसकी आवाज में एक अजीब गहरी कंपन थी। भोला ये सुनकर वहीं रुक जाता है। तुम्हारी आंखों में कुछ है, जैसे कोई रहस्य। अक्षिका एक ठंडी हल्की हंसी हंसती है। जनाब, लेकिन हर कोई रहस्य जानने लायक नहीं होता। वहीं दूसरी ओर शिवा किताबों पर झुका हुआ पढ़ रहा होता है। तभी अचानक हवा का झोंका आता है और उसकी किताबों के पन्ने अपने आप पलटने लगते हैं। शिवा ये नजारा देखकर अपने गले में लटके पेंडेंट को पकड़ता है। जैसे ही शिवा का हाथ पेंडेंट को छूता है, वो हल्की सुनहरी रोशनी से चमक उठता है। उसी पल कमरे में बिजली चली जाती है। चारों ओर अंधेरा छा जाता है। शिवा खिड़की से बाहर देखता है, जहां सड़क पर वही ऑटो ड्राइवर खड़ा होता है, जिसकी आंखें अजीब ढंग से चमक रही होती हैं। शिवा ये मंजर देखकर सिहर जाता है। माँ। अगली सुबह लाइब्रेरी में भोला और अक्षिका एक ही मेज पर बैठकर पढ़ रहे होते हैं।
भोला किताब पढ़ने का दिखावा करता है, लेकिन बार बार अक्षिका को ही देखता है। अक्षिका की उंगलियां धीरे धीरे किताब पर रेंगने लगती है और उसके नाखून काले और लंबे हो जाते हैं। लेकिन भोला ये सब देख नहीं पाता कि तभी अचानक शिवा लाइब्रेरी में आता है। उसकी नजर सीधे अक्षिका के हाथों पर जाती है। शिवा को देखकर अक्षिका पल भर में नाखून सामान्य कर देती है। भोला, तुझे कितनी बार समझाया है, ये लड़की ठीक नहीं है। अरे बस कर भाई, हर किसी पर क्यों शक करता है तू? अक्षिका एक अच्छी लड़की है और वो मुझे समझती है। अक्षिका हल्की सी मुस्कान देती है। शिवा भोला का हाथ पकड़कर उसे लाइब्रेरी से बाहर ले जाता है। शक सबसे मीठा जहर है। कॉरिडोर में आते ही भोला शिवा को झटके से रोकता है और अपना हाथ छुड़ाता है। भाई, अब तू भी मेरी खुशी का कांटा बनेगा क्या? हैं? वो एक अच्छी और सुलझी हुई लड़की है। कहीं ना कहीं मैं भी अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मेरी जिंदगी में अक्षिका जैसी लड़की का आगमन हुआ। भाई, मैं उस बेचारी से अपने दिल का बोझ हल्का कर पाता हूँ और वो भोला, ये तेरे मन का वहम है। अरे भाई, तू रहने दे, तू नहीं समझेगा। भोला इतना कहकर वापस लाइब्रेरी की ओर बढ़ जाता है और अक्षिका के पास आकर बैठ जाता है। क्या मैं तुम्हारे और करीब आ सकता हूँ? अक्षिका भोला की ओर देखती है। जनाब, कभी कभी करीब आना मौत के बराबर होता है। भोला ये सुनकर चौंक जाता है, लेकिन अक्षिका के आकर्षण में खोकर वो उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है और दोनों वापस एक दूसरे की नजरों में खो जाते हैं। दिन का विवाद याद कर शिवा अपने पेंडेंट को देखते हुए सोच में डूब जाता है। तभी भोला अंदर आता है। भोला, ये लड़की तुम्हें बदल रही है। हाँ, अरे बस कर भाई, तू तो हमेशा ही मुझे कंट्रोल करना चाहता है। एक अक्षिका ही है जो मुझे समझती है। वो दरवाजा पटक कर बाहर चला जाता है और शिवा अकेला रह जाता है। उस अमावस्या की काली रात भाईचारे में पहली दरार पड़ी और वही दरार अंधेरे का दरवाजा बन गई। भोला कॉलेज की सीढ़ियों पर बैठा कुछ सोच रहा था। तभी अक्षिका धीरे धीरे उसके पीछे से आती है। भोला, चलो मेरे घर। आज मैं तुम्हें अपना असली रूप दिखाना चाहती हूँ। भोला उसके जादू में डूब सा जाता है और बिना कुछ सोचे उठता है और अक्षिका के पीछे पीछे चल पड़ता है। भोला और अक्षिका एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां तंग अंधेरी गलियां और टूटी फूटी हवेलियां थी। वहां हवा में भी एक अजीब सा सन्नाटा था। भोला अपने चारों ओर देखता है। ये कैसा इलाका है? अंधेरा ही सच्चा घर है भोला। इतना कहते ही अक्षिका की आंखें पल भर के लिए लाल हो जाती हैं। एक भारी दरवाजा खुलता है। दोनों एक हवेली में प्रवेश करते हैं। भोला अपनी नजर हवेली में चारों ओर घुमाता है। अंदर धूल, जाले और टूटी खिड़कियां थी। दीवार पर पुराने चित्र थे जिनकी आंखें मानो हिल रही हो। भोला धीरे धीरे अंदर आता है। अक्षिका दरवाजा बंद कर देती है। दरवाजा बंद होते ही घड़ियों की टिक टिक शुरू हो जाती है और पूरा घर सन्नाटे में डूब जाता है। भोला कांपते हुए चारों ओर देख ही रहा होता है कि अचानक दीवारों पर लाल खून बहने लगता है। फर्श पर अजीब से प्रतीक चमक उठते हैं। वो अपनी नजर अक्षिका की ओर फेरता है। ये क्या है? मैं अक्षिका नहीं, मैं यक्षिणी हूँ। यक्षिणी वसुंधरा। अमावस्या की रात मेरी रात है और तू मेरा शिकार। भोला भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर जकड़ जाते हैं, मानो जैसे फर्श ने उसे जकड़ लिया हो। दीवारों पर बने चित्र जिंदा हो जाते हैं और खून टपकाने लगते हैं। यक्षिणी हवा में झूल रही होती है। उसका चेहरा भयानक विकृत रूप ले लेता है। वो अपने नाखून बढ़ाकर भोला की ओर झपकती है। भाई, शिवा अचानक नींद से जागता है। उसका पेंडेंट तेज सुनहरी रोशनी से जलने लगता है। उसके कानों में भोला की चीख गूंजती है।
भोला। वो दौड़कर बाहर निकलता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। भोला अब पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू थे, शरीर कांप रहा था। यक्षिणी उसके पास झुकती है, उसकी ठंडी सांस भोला की गर्दन पर पड़ती है। तेरा डर मेरा अमृत है और तेरी आत्मा मेरी कैद। वो अपने नाखून उसकी छाती पर गाड़ देती है और भोला दर्द से चीखता है, भाई। बाहर खड़ा है शिवा। उसके चेहरे पर गुस्सा है और उसके हाथ में चमकता हुआ पेंडेंट है। वो दरवाजे पर मजबूती से खड़ा है, जैसे कोई दीवार हो। ये वही क्षण था जब श्राप ने पहली बार अपना मुंह खोला। एक भाई अंधेरे की गिरफ्त में था और दूसरा रोशनी की आंख